दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल जीएस पेपर 4 के एथिक्स खंड से जुड़ा है। सिविल सेवा की तैयारी के दौरान सिविल सेवक की आचरण संहिता से संबंधित मुद्दों से वाकिफ होना जरूरी होता है। ऐसे में यह आर्टिकल आपकी प्रतियोगी परीक्षा में सहायक हो सकता है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। सिविल सेवकों के लिए आचरण संहिता। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। एक अच्छी सरकार का मकसद लोगों के लिए अच्छा काम करना आसान कर देना और बुरा काम करना कठिन कर देना होता है। यह कथन अपने आप में देश में प्रशासन का एक खाका खींचता प्रतीत हो रहा है। हर देश का शासन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस देश के प्रशासक या ब्यूरोक्रेट्स पर निर्भर होता है। लेकिन हाल के कुछ घटनाक्रम ऐसे देखे गए हैं जहां वही प्रशासक अपने अधिकारों का भारी दुरुपयोग करते पाए गए हैं। मामला चाहे त्रिपुरा के एक ब्यूरोक्रेट शैलेश कुमार द्वारा एक शादी समारोह को बर्बरता पूर्वक रोके जाने का हो, या छत्तीसगढ़ के सूरजपुर के रणबीर शर्मा का, जिन्होंने कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन किए जाने पर एक व्यक्ति को थप्पड़ मारकर उसके प्रति हिंसा उकसाने की बात कही। सत्ता के घोर दुरुपयोग के लिए सरकारी कार्रवाई का सामना करने वाले सिविल सेवकों के इन उदाहरणों ने कई विचारों को जन्म दिया है। ऐसे ही कई मामले दिन प्रतिदिन सोशल मीडिया के इस दौर में सामने आते रहते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या प्रशासकों के ऐसे कृत्यों को रोकने के लिए कोई मानदंड या कोड ऑफ कंडक्ट निर्धारित नहीं किए गए हैं, जिनके दायरे में रहकर ही वे अपने अधिकारों का उपयोग कर सकें। यदि ऐसे मानदंड हैं तो उनके पालन के सामने क्या क्या चुनौतियां आती हैं। इसके साथ ही हम चर्चा करेंगे उन उपायों पर जिससे इन चुनौतियों से उबरने में मदद मिल सकती है। ऐसे में आइए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर वे कोड ऑफ कंडक्ट हैं क्या। साथ ही हम जानेंगे कि इन्हें कब लाया गया, इनकी आवश्यकता क्यों है और कोड ऑफ कंडक्ट के अहम बिंदु क्या क्या हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में। दरअसल लोक सेवा में कार्यरत व्यक्ति या संगठन को एक नियमावली का पालन करना होता है। नियमों के इस संकलन को ही आचार संहिता कहा जाता है। आचार संहिता में स्वीकृत एवं अस्वीकृत व्यवहारों की सूचना और कार्यवाही को रखा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो इसमें शामिल होता है कि एक सिविल सेवक को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। संविधान के अनुच्छेद 309 के एक हिस्से में इस बात का जिक्र है कि राष्ट्रपति ने सिविल सेवा आचरण संहिता का निर्माण करने का सुझाव दिया। इसके बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए केंद्रीय सिविल सेवाएं आचरण नियमावली 1964 लाई गई। इसका निर्माण स्वर्गीय श्री के संथानम की अध्यक्षता में गठित भ्रष्टाचार निरोधी समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया। इस समिति ने लोक सेवा में सत्यनिष्ठा को बनाए रखने के लिए सरकारी कर्मचारियों के आचरण नियमों में संशोधन की सिफारिश की थी। इस नियमावली में यह स्पष्ट किया गया है कि सरकारी कर्मचारियों को अपने सेवाकाल के दौरान निर्धारित मानदंडों के आधार पर ही आचरण करना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो सिविल सेवकों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट उन्हें यह ज्ञान कराता है कि किन परिस्थितियों में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। दरअसल इस नियमावली को लाने का उद्देश्य लोक सेवकों को अपने आचार विचार और व्यवहार में उच्च आचरण का प्रदर्शन करवाना है। लोक सेवक जनता के सेवक माने जाते हैं। वे अपने कार्य के दौरान जनता से सीधे संपर्क में आते हैं। ऐसे में उन्हें अपना आचरण व्यवहार बेहतर रखना जरूरी हो जाता है। यह आचार संहिता ही कर्मचारियों व अधिकारियों को यह ज्ञान कराती है कि अपने कार्यस्थल पर किस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। आचार संहिता के जरिए कर्मचारी संयमित व अनुशासित रहते हैं। शासकीय कर्मचारियों को अपना व्यवहार इसलिए भी अनुशासित रखना चाहिए क्योंकि जनता उनके व्यवहार का अनुकरण करती है। आचार संहिता के द्वारा अधिकारियों को मनमानी करने से रोका जा सकता है। तो चलिए हम जानते हैं कि आचरण संहिता में मुख्य रूप से कौन कौन से बिंदु शामिल किए गए हैं। यदि हम सिविल सेवकों के कोड ऑफ कंडक्ट में शामिल प्रमुख बिंदुओं पर नजर डालें तो उसमें कहा गया है कि प्रत्येक शासकीय सेवक निष्ठावान, कर्तव्य परायण रहेगा। वह कोई भी अशोभनीय कार्य नहीं करेगा। ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे अनुशासनहीनता झलके और आवंटित शासकीय आवास किसी व्यक्ति को किराए पर तथा लाभ के उपयोग के लिए नहीं देगा। सिविल सेवकों के कोड ऑफ कंडक्ट में सामाजिक दायित्व यानी कंडक्ट की बात करें तो प्रत्येक शासकीय अधिकारी अपनी विवाह की आयु, पर्यावरण संरक्षण, वन्यजीव और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और महिलाओं के विरुद्ध अपराध के निवारण से संबंधित शासन की नीतियों का पालन करेगा।
एक बेहतर सिविल सेवक और जनता का मार्गदर्शक होने के नाते कोई शासकीय सेवक न दहेज लेगा, न देगा और न ही लेने के लिए प्रेरित करेगा। सिविल सेवकों के राजनीति के संबंध में कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें तो शासकीय सेवक चुनाव प्रचार नहीं करेगा और न हस्तक्षेप करेगा। स्वयं या किसी अन्य सेवा के संबंध में हड़ताल का सहारा नहीं लेगा। ऐसी राय प्रकट नहीं करेगा जो शासन की नीति के प्रतिकूल हो। वह समाचार पत्र के प्रकाशन या मीडिया का न तो स्वामित्व रखेगा, न संचालन करेगा और न ही संपादन व प्रबंधन में भाग लेगा। एक प्रशासक सरकार और जनता के बीच का पुल होता है जो अपने निजी हित के लिए किसी से राजनीतिक सहायता नहीं ले सकता। इन सब के अलावा वह पद के प्रभाव का प्रयोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से परिवार के किसी सदस्य को नौकरी दिलाने में नहीं करेगा। वह उपहार स्वीकार नहीं करेगा। यहाँ उपहार में शामिल हैं निःशुल्क परिवहन, भोजन, अन्य सेवा या आर्थिक लाभ जो निकट संबंधी या खास मित्र को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिए गए हों। हालांकि इसमें भी मात्रात्मक प्रतिबंध हैं। एक सिविल सेवक महिला शासकीय सेवक से यौन उत्पीड़न की कोटि में आने वाला कोई कृत्य नहीं करेगा। इन दायित्वों के अलावा भी एक सिविल सेवक के लिए अन्य मानदंड निर्धारित किए गए हैं। बदलते समय और परिवेश से सिविल सेवकों की भूमिका में भी बदलाव हुआ है। ऐसे में यह जानना अहम हो जाता है कि इन कोड ऑफ कंडक्ट के पालन से जुड़ी चुनौतियां क्या क्या हैं या आखिर वे कौन से कारण हैं जिनके चलते सिविल सेवक आए दिन आचरण संहिता का पालन न करने के चलते चर्चा में रहते हैं। तो आइए समझते हैं कोड ऑफ कंडक्ट के पालन में सिविल सेवकों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में। सिविल सेवा नौकरियों की स्फूर्तिदायक और रोमांचक प्रकृति के साथ साथ आम जीवन की कठिनाइयों को दूर करने का भी बेहतर साधन है। ऐसी अन्य सेवाएं नहीं हैं जो चुनौतियों का इतना बड़ा दायरा देती हों। यह नौकरी विभिन्न क्षेत्रों और नीति निर्माण के अवसर और राष्ट्रीय विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाने का मौका देती है। इस दौरान एक सिविल सेवक को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी ही एक चुनौती है राजनीतिक हस्तक्षेप। क्षेत्रीय स्तर पर आईएएस अधिकारी सांसद और विधायक के समन्वय से काम करता है। इन दोनों पक्षों को अपने समाज में विकास, कल्याण और शांति लाकर आम लोगों की सेवा करने की आवश्यकता है। पहली और सबसे बड़ी चुनौती प्रशासनिक अधिकारियों और सांसद या विधायक के बीच के विवाद की है। इसका प्रमुख कारण विचारों में अंतर, भ्रष्टाचार, निजी उपयोग के लिए सार्वजनिक कार्यालय का उपयोग और कभी कभी सांसद और विधायक द्वारा अपराधियों और कानून तोड़ने वालों को सुरक्षा प्रदान करना है। जब यह बहस चरम सीमा पर आती है तो सिविल सेवक का या तो तबादला कर दिया जाता है या उसे सजा देने के डर से दबा कर रखा जाता है। हाल ही में अमेरिकी थिंक टैंक ने भारतीय सिविल सेवाओं में राजनीतिक हस्तक्षेप और पुरानी कार्मिक प्रक्रियाओं के बारे में चिंताओं पर अपने विचार रखे हैं। राजनीतिक हस्तक्षेप एक पर्याप्त कारण है जो अक्षमता को जन्म देता है, यानी यह एक सिविल सेवक के लिए अपने महत्वपूर्ण कोड ऑफ कंडक्ट के पालन में एक बाधा है। आज के समय में देखा जा रहा है कि कई महत्वपूर्ण पदों पर सर्वश्रेष्ठ अधिकारियों की बजाय एक राजनीतिक प्रमुख का कब्जा है और अंततः यह संस्थागत गिरावट का कारण बनता है। आप कल्पना कीजिए कि हर महीने और हर साल में आपकी नौकरी बदल रही है, आपको पता भी न चले और अचानक आपका ट्रांसफर ऑर्डर आ जाए। एक सिविल सेवक काम के प्रति और जीवन में यदि ईमानदार होने की कोशिश करता है तो स्थानांतरण होना तय हो जाता है, जहां सब कुछ मंत्री पर निर्भर करता है। कभी कभी तबादले इतनी बार होते हैं कि एक साल में 5-6 अलग अलग जगहों पर ट्रांसफर हो सकता है। ऐसे में कोई अधिकारी अपनी पूर्ण क्षमता के साथ न तो समाज सुधार के लिए कार्य कर पाता है और न ही वह कार्य कुशलता और समन्वय स्थापित कर पाता है। स्थानांतरण निसंदेह कोड ऑफ कंडक्ट के पालन में एक व्यावहारिक चुनौती का प्रमुख मुद्दा है। यह परिवार, बच्चों आदि को भी प्रभावित करता है। इसका जीता जागता उदाहरण आईएएस अधिकारी अशोक खेमका हैं, जिनका 28 वर्षों के भीतर 53 बार तबादला किया गया। कोड ऑफ कंडक्ट के पालन में एक चुनौती स्वयं सिविल सेवकों की इच्छा शक्ति की भी है। उनका खुद का ढुलमुल रवैया और भ्रष्टाचार में लिप्तता बड़ा संकट खड़ा करती है। कुछ लोग अवैध रूप से लाभ कमाने के लिए सिविल सेवाओं में शामिल हो जाते हैं। ऐसे में पैसा कमाने के लालच में वे कई गैर कानूनी कामों और अवैध चीजों को अपने लाभ के लिए बढ़ावा देने की अनुमति दे देते हैं। धन कमाने की अधिक चाह उन्हें कार्यकुशलता में कमजोर बना देती है और वे लाल फीताशाही से ग्रसित होकर सत्ता का दुरुपयोग करने लगते हैं। कार्यकुशलता का अभाव, भ्रष्टाचार में लिप्तता, अधिक धन कमाने की चाह, समन्वय की कमी, यथास्थितिवादिता, उदासीनता और स्वहित को महत्व देना आदि कोड ऑफ कंडक्ट के पालन में प्रमुख चुनौतियां हैं।
आचार संहिता लोक सेवकों को उनके कर्तव्यों से पीछे हटने से रोककर नैतिकता की दृष्टि से कौन सा काम किया जाना ठीक है उस ओर ले जाती है। इसके पालन में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए आइए जानते हैं कि आखिर क्या हो आगे की राह। लोक सेवकों के लिए यह जरूरी है कि वे केवल इस सेवा के आकर्षण से प्रभावित न हों, बल्कि मानसिक रूप से ऐसी उच्च जिम्मेदारियों के लिए खुद को तैयार करें जो एक लोक सेवक के रूप में निर्वाह की जाती हैं। हाई प्रोफाइल जीवन को देखते हुए विशेष रूप से सोशल मीडिया के युग में एक अधिकारी को व्यक्तिगत और पेशेवर आचरण में विवेकपूर्ण होने की जरूरत है। एक प्रशासक को सिविल सेवक शब्द का सार समझना चाहिए, तभी वह इस पेशे में सफल हो सकता है। एक सिविल सेवक में मुख्य गुण जैसे कर्तव्य परायणता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठता, पारदर्शिता आदि का होना बेहद जरूरी है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों को मानते हुए वैसी नीतियों और तकनीक पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। इसके अनुसार भ्रष्टाचार को कम करने के लिए कई उपाय जैसे ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना, नागरिक केंद्रित प्रशासन, सुदृढ़ कानूनी ढांचा आदि को बढ़ावा देने की जरूरत है। इससे शासन में उत्कृष्टता आएगी। अरस्तू के मुताबिक उत्कृष्टता एक कला है जिसे ट्रेनिंग और प्रैक्टिस से सीखा जा सकता है। वहीं द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक अब लोक सेवकों के लिए नैतिक संहिता के पालन पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों में नैतिक वैल्यू होनी ही चाहिए। उन्हें केवल कोड ऑफ कंडक्ट तक सीमित नहीं रहना चाहिए। जनता के बीच खुशहाली और सदाचार को बढ़ावा देने के लिए एक लोक सेवक को स्वयं सदाचारवान और सद्गुणी होना जरूरी हो जाता है। यह नैतिकता का ही प्रश्न है, यानी आप नैतिक हैं तो आसपास की घटनाओं को उसी अनुसार ढाल पाएंगे। नैतिक संहिता का निर्धारण करने के लिए नेपोलियन की सलाह को ध्यान में रखना लाभदायक हो सकता है। उसने कहा था, कानून इतना सारगर्भित होना चाहिए कि उसे कोर्ट की जेब में रखकर ले जाया जा सके, और यह इतना सरल होना चाहिए कि एक किसान भी इसे समझ सके। एक सिविल सेवक को यथास्थिति त्याग कर अब कार्य क्षमता को बढ़ाने की जरूरत है। इसके लिए अब सिविल सेवकों की प्रशिक्षण प्रणाली में बदलाव, पारदर्शिता और सूचना एवं तकनीक को अधिक बढ़ावा देने की जरूरत है। राजनीतिक सुधार और शिकायत निवारण तंत्र का दुरुस्त होना भी एक समाधान हो सकता है। दरअसल अब सिविल सेवकों का रुख रूल से रोल की तरफ करने की जरूरत है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार मिशन कर्मयोगी के माध्यम से सिविल सेवकों के कामकाज को नियम से भूमिका में बदलने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। किसी भी जिम्मेदार राष्ट्र का अंतिम उद्देश्य अपने नागरिकों के लिए जीवन की सुगमता सुनिश्चित करना होता है, और भारत इस रास्ते पर अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है। इसका प्रमुख कारण भारत के सिविल सेवक हैं, जिन्होंने भारत के समावेशी विकास और निर्माण में अपनी जिम्मेदार भूमिका निभाई है। तो आइए नोट करते हैं आज का सवाल। सिविल सेवकों के कोड ऑफ कंडक्ट से आप क्या समझते हैं? इसके पालन में आने वाली प्रमुख चुनौतियों के बारे में बताएं।